अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए कि ये जितने भी था एल जी फॉल्ट, आज हम बात करेंगे एल एल फॉल्ट, यानी लाइन टू लाइन फॉल्ट की। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए कि ये जितने भी फॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम जनरेटर टर्मिनल की बात कर रहे हैं कि जनरेटर टर्मिनल है जो जनरेटर की लाइन के बीच में फॉल्ट हो रहा है, या जनरेटर की लाइन का ग्राउंड से फॉल्ट हो रहा है। तो अभी जो है ना लाइन टू लाइन फॉल्ट है, तो मैं एक लाइन यानी या फिर एक फेज मान लीजिए आप इसे जनरेटर के, देन सेकंड एंड देन थर्ड, ये तीनों लाइन मान ली मैंने जनरेटर की, तीन फेज हैं। ये एक ए फेज है, ये बी फेज है और ये सी फेज है। और एक कहाँ होगा इसका, न्यूट्रल, न्यूट्रल कह लो या फिर आप कह लो कि ग्राउंड। जो वोल्टेज अप टू सी फेज है दैट इज वी सी, वोल्टेज अप टू बी फेज है दैट इज वी बी, एंड वोल्टेज अप टू ए फेज जो है दैट विल बी वी ए। ये ग्राउंडेड है। अब इसमें क्या है, हमने क्या माना है, लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो यानी जो बी फेज है, इस बी फेज का कांटेक्ट हो जाता है किससे, दूसरी लाइन से, थ्रू इम्पीडेंस जेड एफ, और ये लाइन है सी। तो ये जो करंट है बी फेज से, हमने कल एक चीज एज्यूम की थी कि फॉल्ट पॉइंट से जो आउटगोइंग करंट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। तो ये आई बी होगा, और ये फॉल्ट पॉइंट है यहाँ पर, तो इससे ये वाला जो करंट है ये भी हम पॉजिटिव मानेंगे, दैट इज आई सी। और इसके अलावा और जितने भी करंट हैं वो सारे के सारे करंट क्या होंगे, जीरो। ये हमने एजम्पशन मान के चला था। तो अब इस केस में नेक्स्ट स्टेप जो होता, पहला हमने सर्किट डायग्राम बना लिया, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है बाउंड्री कंडीशन। तो जब हम बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे, तो बाउंड्री कंडीशन में सबसे पहली चीज आई ए इज इक्वल टू 0, दूसरा आई बी प्लस आई सी विल बी इक्वल टू 0, और आई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई सी, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। दूसरी चीज, यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो वी बी है, यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो वी सी है। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं वी बी माइनस वी सी, तो ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी ये करंट मल्टीप्लाइड बाय ये इम्पिडेंस, तो दिस विल बी आई बी इंटू जेड एफ, आई बी इंटू जेड एफ। और जो है ना फॉल्ट करंट जो है, फॉल्ट करंट दिस इज इक्वल टू आई बी, या फिर जो है ना हमने यहाँ पे आई बी इज इक्वल टू माइनस आई सी ले लिया है। तो ये सबसे पहला हमने सर्किट डायग्राम बना लिया। नेक्स्ट हमने इसके बाद जो है ना इसकी बाउंड्री कंडीशन देख ली। बाउंड्री कंडीशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता था वो था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। जब ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें जो है ना जो ए बी सी फेज में है या ए बी सी कंपोनेंट हैं, इनको 0 1 2 कंपोनेंट या पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आई ए नॉट को अगर ब्रेक करूं, तो आई ए नॉट विल बी इक्वल टू 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। तो ये जो होगा इसकी जो वैल्यू होगी 1/3 आई ए क्या है, आई ए 0 है, प्लस आई बी, और आई सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई बी है, तो आई ए नॉट इज इक्वल टू 0। एक और चीज यहाँ पर यह आप एक और चीज देखिए कि जीरो सीक्वेंस करंट 0 आ रहा है, और ये 0 क्यों आना था, ये तो फिक्स था क्योंकि इसमें कोई भी रिटर्न पाथ करंट के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखते हो तो ये जो जो भी करंट है, ये करंट एक लाइन से जाके दूसरी लाइन में जा रहा है। कोई भी जब भी न्यूट्रल कंडक्टर, अगर जो है ना
जनरेटर का स्टार कनेक्टेड सिस्टम में अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं होता था तो हमने प्रूव किया था कि जीरो सीक्वेंस करंट उसमें फ्लो नहीं कर सकता। तो वो कंडीशन यहाँ पे फिर से वही प्रूफ हो रही है कि अगर इसका जो है ना न्यूट्रल का ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी जो न्यूट्रल पॉइंट है अगर वो ये ग्राउंडेड नहीं है तो जीरो सीक्वेंस करंट जीरो होगा। अब ये जो आई ए नॉट नेक्स्ट इसके बाद हम निकालेंगे आई ए वन। दिस विल बी इक्वल टू आई ए वन की वैल्यू 1/3 यहाँ आई ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई बी प्लस इसके बाद क्या लिखते हैं हम अल्फा आई सी। दिस विल बी इक्वल टू 1/3 यहाँ तो जीरो हो गया, ये क्या होगा प्लस अल्फा स्क्वायर आई बी और यहाँ आई सी की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस ऑफ आई बी, तो माइनस अल्फा आई बी। दिस कैन बी रिटन एज 1/3 ये आई ए वन, सॉरी ये जो है ना हमने क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर अगर बीच में आ रहा है तो ये होगा आई ए टू। अगर अल्फा स्क्वायर बीच में लिख रहे हैं तो आई ए टू होगा क्योंकि ये हमने जो है ना इनवर्स लिया था वो मैट्रिक्स का। तो आई ए टू विल बी इक्वल टू 1/3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा आई बी और इसको मैं लिख सकता हूँ -1/3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर आई बी। आई ए वन कैलकुलेट करना है तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 आई ए प्लस अल्फा आई बी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी। दिस विल बी इक्वल टू 1/3 0 प्लस अल्फा आई बी माइनस अल्फा स्क्वायर आई सी। दिस कैन बी रिटन एज 1/3 ये अल्फा सॉरी आई बी हो जाएगा यहाँ क्योंकि अब आई बी इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई बी, तो 1/3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर आई बी। यहाँ से एक और कौन सा रिलेशन प्रूफ होता है, क्या प्रूव होगा कि आई ए वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई ए टू। इन दोनों से यहाँ पर ये क्या आ रही है वैल्यू 1/3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर आई बी, यहाँ पर आ रही है -1/3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर आई बी। तो आई ए वन इज इक्वल टू आई ए टू बट विद नेगेटिव साइन। तो ये अभी हमने निकाला पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट के बीच का रिलेशन। अब मैं दूसरा कौन सा जो इक्वेशन था हमारा ये VB माइनस VC इज इक्वल टू IB ZF, अगर मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करता हूं तो VB की वैल्यू A के टर्म्स में एक जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के टर्म्स में क्या होगा मैं दोबारा लिख लेता हूं इसको VB माइनस VC। दिस विल बी इक्वल टू IB इंटू ZF। इनको मैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के टर्म्स में ब्रेक करता हूं तो VB विल बी इक्वल टू VA नॉट प्लस अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस अल्फा VA2 माइनस VC के लिए भी क्या लिखूंगा ये होगा VA नॉट VA नॉट के बाद प्लस अल्फा VA1 प्लस अल्फा स्क्वायर VA2। दिस विल बी इक्वल टू IB के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो IB विल बी इक्वल टू IA नॉट प्लस अल्फा स्क्वायर IA1 प्लस अल्फा IA2 एंड मल्टीप्लाइड बाई ZF। इसमें जो ये इक्वेशन था इस इक्वेशन में मैंने VB, VC एंड IB को A फेज के
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के टर्म्स में लिख लिया। अब जब मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूँ तो VA0 प्लस अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस अल्फा VA2 माइनस VA0 माइनस अल्फा VA1 माइनस अल्फा स्क्वायर VA2 will be equal to IA0 plus alpha square IA1 plus alpha IA2 into ZF। इसको और फर्दर सॉल्व करने के लिए ये VA0 से VA0 कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। ये जो IA0 है इसकी वैल्यू होती है 0, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिख लिया था। दूसरा ये जो IA1 एंड IA2 है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि IA1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IA2, तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा और इसके आगे इसको सॉल्व करता हूं। तो ये हो गया आपका ये VA1 और ये VA1, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू VA1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और क्या होगा, ये प्लस ये अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा। अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिख दूं तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा VA2, क्योंकि ये प्लस VA2 है प्लस अल्फा VA2 है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस एंड अल्फा VA2, दिस विल बी इक्वल टू ये अल्फा स्क्वायर और ये IA2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IA1, तो मैं इसको भी लिख लूंगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू IA1 एंड ZF। जब इसमें पूरे में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है, कॉमन है, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा ये सब क्या हो गया, हट जाएगा। ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ये हट गया। तो ये जो इक्वेशन बना VA1 माइनस VA2, दिस विल बी इक्वल टू IA1 इंटू ZF। अब इन इक्वेशंस से हमें आगे इंटरकनेक्शंस डिसाइड करना है, इंटरकनेक्शन ऑफ सीक्वेंस नेटवर्क, इंटरकनेक्शन ऑफ सीक्वेंस नेटवर्क। अब ये क्या डिसाइड कर रहा है, अगर जो है ना मैं यहीं पर ये डिसाइड कर लूँ इनसे, या अभी जो है ना ये VA1 माइनस VA2 यानी पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज माइनस नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज, दिस विल बी इक्वल टू IA फेज का जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है मल्टीप्लाइड बाय फॉल्ट इम्पीडेंस। अब ये किस तरीके से अभी हम जो है ना इनको नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे ये आगे अभी हम देखेंगे इसे, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, ये जो VA1 माइनस VA2 है इसको हम और सॉल्व करते हैं। जो है ना हमारे पास ये इक्वेशंस हैं किसी भी जनरेटर के, जो VA0, VA1 एंड VA2 इनके इक्वेशंस क्या होते थे, VA0 वाज इक्वल टू माइनस IA0 ZA0, ठीक है। VA1 वाज इक्वल टू ई को जो है ना आप चाहे ई लिखते थे या ए लिखते थे, या इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है ना, क्योंकि वोल्टेज बिफोर फॉल्ट वाज VF, तो VA1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर VF माइनस IA1 ZA1, then VA2 will be equal to minus of IA2 ZA2। ये किसी भी जनरेटर के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जब हमने सेपरेटली ड्रॉ किए थे तब ये इक्वेशंस हमने वहां पर एनालाइज किए थे। अब इन वैल्यूज को, ये जो VA1 और VA2
इनकी वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूं इस इक्वेशन में, तो यहां पर क्या आएगा, VA1 यानी VF माइनस IA1 ZA1, VA2 की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस है तो माइनस की जगह ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए प्लस, तो प्लस IA2 ZA2, दिस विल बी इक्वल टू IA1 ZF। अब फिर से एक चीज और ध्यान रखना है हमें दोबारा से, यहाँ पर ये जो IA2 है, ये IA2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IA1, तो दिस इक्वेशन विल बी VF माइनस IA1 ZA1 माइनस IA1 ZA2 will be equal to IA1 ZF। और इसके बाद इससे हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, IA1 की। IA1 की वैल्यू VF विल बी इक्वल टू, ये सारे के जो ना ZA1 ZA2 वाला टर्म मैं इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएंगे प्लस, तो ZA1 प्लस ZA2 प्लस ZF मल्टीप्लाइड बाई IA1। तो इससे मैं कैलकुलेट कर लूंगा IA1 की वैल्यू, IA1 विल बी इक्वल टू VF अपॉन ZA1 प्लस ZA2 प्लस ZF। ये हमने फेज ए के पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बट हमें तो चाहिए क्या, फॉल्ट करंट निकालना है हमें, तो क्योंकि फॉल्ट करंट कैलकुलेशन ही तो करना है, हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू चाहिए। तो IF जो है ना, हमने पता था कि IF इज इक्वल टू IB है। अब IB हमारे पास डायरेक्ट तो अवेलेबल नहीं है, तो हम IB को किसके टर्म्स में निकालेंगे, IA के टर्म्स में, IA के लिए, क्योंकि IA की वैल्यूज हमारे पास जो है ना, IA फेज ए की पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमने ये IA1 निकाला है और IA2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IA1 है और IA0 इज इक्वल टू 0 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब मुझे फॉल्ट करंट चाहिए, तो IF इज इक्वल टू, ये मैं इसको लिखता हूँ IF, दिस इज इक्वल टू IB, और IB की वैल्यू IA के टर्म्स में क्या, IA के सीक्वेंस करंट के टर्म्स में क्या होती है, IA0 प्लस अल्फा स्क्वायर IA1 प्लस अल्फा IA2। इसमें मैं अगर इनकी वैल्यू रखूं तो IA0 तो वैल्यू है इसकी 0 और प्लस अल्फा स्क्वायर IA1, IA2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IA1 है तो माइनस ऑफ अल्फा IA1, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा IA1। और IA1 की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाली है VF अपॉन ZA1 प्लस ZA2 प्लस ZF, तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई VF अपॉन ZA1 प्लस ZA2 प्लस ZF। अब मैं अगर अल्फा के रिलेशंस को याद करूं, तो जब हमने पढ़ा था अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, उसी टाइम पर अगर मैं अल्फा स्क्वायर उन्हीं रिलेशंस को यूज करूं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ J√3। इस वैल्यू को मैं यूज करूं यहाँ पर, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ J√3 VF अपॉन ZA1 प्लस ZA2 प्लस ZF। ये हमने रिलेशन निकाला है, या कहें ये वैल्यू निकाली है हमने फॉल्ट करंट की।
अब फॉल्ट करंट हमने निकाल लिया, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इंटरकनेक्शंस किस तरीके से होंगे सीक्वेंस नेटवर्क के। तो इंटरकनेक्शन के लिए एक रिलेशन तो देखो हमने यहाँ निकाला था, कौन सा, ये VA1 माइनस VA2 दिस विल बी इक्वल टू IA1 इंटू ZF, और दूसरा रिलेशन कौन सा हमने निकाला था, ये IA1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IA2। तो इन रिलेशन को यूज करके सबसे पहले मैं अगर ये VA1 और VA2 वाले रिलेशन को यूज करूं तो मैंने एक पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, मतलब इस तरीके से ये सर्किट ड्रॉ होगा कि ये एक पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है VA1, और इसके बाद दूसरे साइड मैं यहां बनाता हूं VA2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस करंट फ्लो होता है, वो होता है ZF से, और इनमें जो करंट है वो है IA1। तो ये फिगर ये एक्चुअली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि VA1 माइनस VA2 दिस विल बी इक्वल टू IA1 इंटू ZF। अब एक और चीज हमने यहीं पे निकाली थी, पहले रिलेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि IA1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IA2। तो अगर IA1 का डायरेक्शन ये है तो IA2 का डायरेक्शन ये होगा। अब मैंने यहाँ पर ये तो केवल पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज और नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज के टर्म्स में ये डायग्राम ड्रॉ किया है, हमें तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क एंड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के टर्म्स में बनाना है। तो जब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के टर्म में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक ये पॉजिटिव सीक्वेंस जो है ना नेटवर्क में वोल्टेज, फिर इसके बाद यहाँ पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, इसके बाद ये इसका IA1 जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, देन फॉल्ट इम्पीडेंस जिस इम्पीडेंस के थ्रू फॉल्ट हो रहा है, ये यहाँ पर ग्राउंडेड है। इसके बाद नेगेटिव सीक्वेंस साइड जाएंगे तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में ओनली नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज नहीं होता। तो ये हो गया EA, ये हो गया ZA1, ये हो जाएगा ZA2, ये जो करंट है ये है करंट IA1, ये करंट होगा IA2। तो ये जो है ना हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इंटरकनेक्शन ऑफ सीक्वेंस नेटवर्क। अब इसके बाद अगर मैं इसी में ये जो ZF है, एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस है व्हेन ZF इज इक्वल टू 0। ये जब ZF इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉल्ट जो यहाँ हो रही थी ये ZF के थ्रू ना होके ये सीधे सीधे दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट हो रही थी। अगर सीधे सीधे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती तो ये फॉल्ट सीधा सीधा इस तरीके से हो जाती, तब ZF इज इक्वल टू 0 होता। तो जब ZF इज इक्वल टू 0 होता तो इस पूरे एनालिसिस में फर्क किस किस पर पड़ता, एक तो ये IF फॉल्ट करंट पर फर्क पड़ता, और ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है इस इक्विवेलेंट सर्किट पर फर्क पड़ता। और IF पर फर्क पड़ने के लिए सबसे पहले जो फर्क पड़ता वो पड़ता इस पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ऑफ फेज A पर, तो IA1। ये जो कंडीशन होती है जहां पर ZF इज इक्वल टू 0 है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड फॉल्ट और बोल्टेड फॉल्ट। तो इस केस में IA1 विल बी इक्वल टू, IA की वैल्यू हमने क्या डिराइव की थी IA1 की, ये VF अपॉन ZA1 प्लस ZA2 प्लस ZF, तो ZF इज इक्वल टू 0, तो दिस विल बी इक्वल टू VA1 अपॉन
ZA1 प्लस ZA2, और जो फॉल्ट करंट है दैट IF, दिस विल बी इक्वल टू IB, this will be equal to minus of IC, and this will be equal to minus of J root 3 ये VF अपॉन ये सॉरी IA1 इज इक्वल टू ये VF था, ये यहाँ पे IA1 इज इक्वल टू VF अपॉन, तो ये J रूट 3 VF अपॉन ZA1 प्लस ZA2। तो ये फॉल्ट करंट है इन केस ऑफ सॉलिड फॉल्ट और बोल्टेड फॉल्ट। तो जो आज हमने पढ़ा है वो पढ़ा है जो है ना लाइन टू लाइन फॉल्ट, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या इसको बोलेंगे DLG फॉल्ट।